अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिदा सलीम एंड आई एम योर जनरल साइंस टीचर। ओके, तो हमारा आज है लेक्चर नंबर 4 एंड वी विल डिस्कस आवर यूनिट नंबर 3। द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3 इज़ फ्लावर्स एंड सीड्स। जो नेम है टॉपिक का वो आपको इजीली बता रहा है कि आप इसके पहले पार्ट में पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जर्मिनेशन के बारे में। ओके, तो पहला पार्ट था फ्लावर, उसमें मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है। फ्लावर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसकी बहुत खूबसूरत खुशबू होती है इसकी पेटल्स के अंदर। लेकिन फ्लावर बेसिकली एक प्लांट के अंदर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज ये प्रोडक्शन करता है, यानी कि और न्यू फ्लावर्स बनाता है। अगर फ्लावर ना हो तो कोई प्रोसेस नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन करा सकें। और भी प्रोसेसेस हैं जिनसे रिप्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन फ्लावर एक बहुत अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ हो रहा होता है, ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि प्लांट्स, ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि एनिमल्स में भी। अगर हम फ्लावर को देखें तो आपने देखा होगा कि जब एक फ्लावर बिल्कुल बंद ऐसे बर्ड होती है, जो अभी कली किसको हम बोलते हैं, तो वो ग्रीन कलर की होती है और बड़ी सख्त सी होती है। जब वो ऐसे करके खुलना शुरू होता है तो जो वो ऊपर वाला ग्रीन स्ट्रक्चर था उसका, वो नीचे की तरफ आ जाता है। आपने ये नोटिस किया भी होगा और अब आपने एक फ्लावर लेके उसको नोटिस करना भी है। उसको हम बोलते हैं सेपल। वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, वो पहले की लेयर है फ्लावर की, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इस पहली वोरल को या इस पहली लेयर को हम बोलते हैं सेपल। जो नेक्स्ट हमारे पास लेयर होती है वो होती है पेटल्स और उसको हम बोलते हैं कोरोला। जो हमारी फर्स्ट वोरल थी उसको हमने बोला था कैलिक्स और सेकेंड वाली वोरल को बोला था हमने कोरोला, यानी कि सेकेंड वाली लेयर को। ओके, अब फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फीमेल पार्ट, एक होता है मेल पार्ट। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल होते हैं, एक फ्लावर के अंदर ही होते हैं वो। हम लोग तो सेपरेट होते हैं ना, ये एक ही फ्लावर के अंदर दोनों फीमेल्स होते हैं। होता है क्या है कि फ्लावर का एक अंदर वाला पार्ट होता है। आप कभी फ्लावर को तोड़ते हैं तो बारीक बारीक से बीच में से दाने दाने सा निकलते हैं। उन ऑरेंज से अगर हम रोज़ की बात करें तो उसमें ऑरेंज से दाने होते हैं जो लंबी लंबी स्टिक के ऊपर लगे होते हैं और वो बड़ी ही नाजुक और डेलिकेट से होती है कि टच करने पे भी टूट जाती है। वो जो बारीक बारीक से दाने होते हैं उसको हम बोलते हैं एंथर, और जो लंबी लंबी सी वो स्टिक्स होती हैं उसको बोलते हैं फिलामेंट। धागे की तरह की होती हैं, बहुत पतली सी, लेकिन वो स्ट्रेट ऐसे खड़ी भी होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास एंथर, ये हो गया फिलामेंट। पहली लेयर थी हमारे पास सेपल और सेकेंड लेयर थी हमारे पास पेटल। ये तो हमारा हो गया मेल पार्ट, जिसको हम कह रहे हैं एंथर और फिलामेंट से मिलके बना हुआ हो। जो फीमेल पार्ट होता है उसको वो बनता है हमारे पास तीन चीज़ों से। एक तो ये सुराही की टाइप की से लंबी सी आपको बॉटल टाइप नज़र आ रही है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये जो सुराही की टाइप सी लंबी सी नेक वाली है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर जाके होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी की वॉल होती है और उसके अंदर ओवरी होता है, यानी कि वो बीज या वो न्यू बॉर्न, जैसे आप कहते हैं ना, वो बीज होता है जो कि वो एम्ब्रियो होता है, एक छोटा सा बीज जिसने बड़े होकर एक बड़ा फ्लावर बनना होता है। तो इस ओवरी के अंदर वो पड़ा होता है। ठीक है, और इस सुराही का जो ऊपर जो लॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग नेक है, इसके जो ऊपर वाला एज होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होता है ना वो स्टिकी होता है, इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको, स्टिग्मा, स्टिकी मटेरियल। ओके, ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हैं, ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हैं, ये हमारे पास फीमेल पार्ट होती है। इसको हम बोलते हैं गायनोईशियम। क्या बोलते हैं? गायनोईशियम। ये होता है हमारे पास फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन हमारे पास जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है और उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, और मेल का भी गायनोईशियम की तरह नाम होता है और उसको हम कहते हैं एंड्रोईशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोईशियम। एक हमारे पास हो गया गायनोईशियम और एक हमारे पास हो गया एंड्रोईशियम। अब हमने पढ़ना है कि प्लांट्स में कैसे प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स। दो टाइप है हमारे पास फ्लावर्स के प्रोड्यूस होने की, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस। सेल्फ का मतलब होता है खुद। अब पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो ये एंथर है ना, यहाँ पे जो दाना सा है, ये यहाँ से टूटेगा और टूट के इस स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिकी सा स्टिग्मा है ना, इसके ऊपर चिपक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इस लॉन्ग नेक के जाता जाता कहाँ पहुँच जाएगा? ओवरी के पास। एंथर ने टूटना है, क्योंकि वो नाजुक सा है तो वो आराम से टूट जाता है। टूट के स्टिग्मा के टिप पे चिपक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कहाँ चला जाएगा? ओवरी के पास, और फिर वहाँ पे एक नया फ्रूट उग जाएगा या जो भी एक फ्लावर या जो भी आप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आ जाते हैं। सेल्फ का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक ये प्लांट है, इसके ऊपर 3 फ्लावर्स लगे हुए हैं,
इसी प्लांट का एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर में जाए तो वो जो होती है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या इसका एंथर इसी के अंदर चला जाए, चाहे इसका एंथर इसके अंदर जाए या अपने ही पौधे के किसी फूल पे जाए, अपने ही पौधे के फूल पे जाए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं कि ये वाला एंथर उड़ के कहीं और जाए, किसी और पौधे के फूल के ऊपर जाए, अपने फूलों के अलावा अगर ये एंथर किसी और फूल पे जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होती है सनफ्लावर और व्हीट में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास होती है एप्पल और पम्पकिन्स में। आई रिपीट, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि अपने ही फूल का एंथर टूटे और अपने ही ओवरी के पास चला जाए स्टिग्मा से चिपक के, लेकिन क्रॉस का मतलब होता है अपना एंथर किसी दूसरे पौधे के फूल के अंदर जाए। आप सेल्फ में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सेम फ्लावर में चला जाए या सेम प्लांट के किसी फ्लावर में चला जाए, पर क्रॉस में कोई और प्लांट होना चाहिए जो दूर हो या इधर उधर हो पास पास। अब आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन तो आराम से हो सकती है, अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगी, ये वाला एंथर कैसे उड़ कर जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास होती हैं बटरफ्लाइज, दूसरे इंसेक्ट्स जो उड़ रहे होते हैं और फूलों का रस पीते हैं। तो जब वो रस पीने के लिए आते हैं तो उनकी बॉडी पे ये एंथर लग जाता है, ठीक है, और जैसे ही एंथर लग जाता है तो वो किसी और फूल पर जाके बैठेंगे तो वहाँ पे वो जो एंथर है वो ओवरी में चला जाएगा और हमारे पास हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। ये 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्लांट फ्रूट्स कैसे बनाते हैं या डिफरेंट फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। तो उसकी भी आगे से हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो प्लांट होता है ना उसके मेल और फीमेल आपस में कंबाइन नहीं होते। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, एंथर था और वो मेल का पार्ट था और वो जा रहा था ओवरी के पास, फीमेल के पार्ट के पास, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो एक नॉर्मल किस्म की रिप्रोडक्शन है जिसमें खुद ब खुद जो है वो फ्लावर लगा सकते हैं हम लोग विदाउट मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल्स। तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, 3 मेथड्स। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, रिजेंबल करते हैं उनसे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते, थोड़े से रिजेंबल। क्यों? क्योंकि उनमें पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व ही नहीं हुए होते, इस वजह से। अब एसेक्सुअल करने का पहला मेथड है कटिंग, यानी कि आप किसी भी फ्लावर का कोई भी पार्ट काटो और उसको ज़मीन में दबा दो तो वहाँ से वही वाला फ्लावर उग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेयरिंग, यानी कि आप रोज़ की एक शाख काटो, ठीक है, या रास्पबेरी की कोई एक शाख काटो, इसकी एग्जाम्पल्स जिनमें लेयरिंग होती है, उनको काट के आप ज़मीन में दगा दो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप पुदीना या धनिया की भी अगर छोटी सी डंडी एक ज़मीन में लगा देते हैं और फिर आप उसको प्रॉपर पानी देते हैं, उसको सनलाइट मिलती है तो वो बड़ा होकर एक नया पौधा बन जाएगा। मतलब आपने बीज नहीं लगाया, कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुई, कोई मेल फीमेल नहीं मिले, कोई एंथर नहीं था, कोई ओवरी नहीं था, लेकिन जो है वो एक नया प्लांट जो है उग गया, तो वो होती है लेयरिंग। ट्यूबर्स में क्या होता है, अच्छा एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आर्टिफिशियल मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं एक रिच पार्ट खुद बनाते हैं। किसका रिच पार्ट? एक प्लांट का रिच पार्ट बनाते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, जैसे अनियन हो गया, उसका एक ट्यूब बना लेते हैं, उसकी एक ना एक रिच पार्ट बनाते हैं, उसको जगह जगह पे हम लगाते हैं और वहाँ से पूरा पौधा उग जाता है। अब इसमें भी आपने सिर्फ पानी दिया, सनलाइट दी है और अच्छा टेम्परेचर दिया उसको, ठीक है, और आपने उसमें ना पॉलिनेशन करवाई है, ना सेल्फ हुई है, ना क्रॉस, खुद ब खुद वो उग गया, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होते हैं उनके ऊपर मोटी मोटी सी ना गोल गोल सी एक दाना सा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये पोटैटो की आई है। अगर आप उस आई को काट के भी ज़मीन में दबाएंगे तो वहाँ पे एक आलू का पौधा उग जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी कि अगर आपने मेल और फीमेल का मैपिंग नहीं हुई, मेल और फीमेल की, ना एंथर गया है ओवरी के पास, और उसके बावजूद भी हमारे पास प्लांट्स बन रहे हैं। तो हमारे पास लेयरिंग की एग्जाम्पल थी स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी, इसी तरह ट्यूबर्स की एग्जाम्पल में अनियन, गार्लिक, पोटैटोज़ हो गया, और कटिंग में आप लोग जो है वो रोज़ को ले सकते हैं कि उसकी ब्रांच काटें और लगा दें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है, इसमें प्रॉपरली एंथर जो होता है वो टूटता है, टूट के वो ओवरी के पास जाता है, एंथर टूट के क्या करता है इसके ऊपर स्टिक हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जाता जाता ओवरी के पास पहुंचता है, और ओवरी की सरफेस होती है, उसके अंदर एक ओव्यूल होता है। जब ये एंथर ओव्यूल के साथ मिलता है तो वहाँ पे बन जाता है मेल और फीमेल का जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। जैसे ही ये कंबाइन करते हैं तो जो नया प्रोसेस बनता है, जो एक नया हमारे पास ऑर्गन बन रहा है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। और अब वो जो जाइगोट है वो दोनों चीज़ों से बना है, मेल से भी और फीमेल से भी मिलके बना है।
अब जाइगोट में क्या होगा, डिफरेंट चेंजेस आएंगे, डिफरेंट डिवीजन्स आएंगी और कुछ टाइम के बाद, प्रोसेस होने के बाद वो एक प्रॉपर फ्रूट बन जाएगा। जैसे आपने अनार का पौधा देखा होगा, उसमें पहले क्या होता है, फूल लगता है। जब वो फूल लगता है तो उसके बाद वो फूल ही बाद में अनार बनता है। तो वो यही प्रोसेस हो रहा होता है एसेक्सुअल का। और इसमें ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल्स कर रहे होते हैं, बिकॉज ये अपने पेरेंट्स के ही थ्रू बने होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फ्लावर, उसकी रिप्रोडक्शन, पोलिनेशन की 2 टाइप्स और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा एक पार्ट ऑफ द चैप्टर तो खत्म हो गया, फ्लावर्स। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है सीड्स। अब सीड जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रो करने के लिए, एक न्यू प्लांट बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। सीड के 3 जो होती हैं वो सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीड कोट। अगर आप यहाँ पे एक सीड बना देखें तो जो इसकी बाउंड्री है ये बड़ी सख्त होती है। आपने मैंगो की गुठली देखी होगी, तो उसमें भी क्या होता है, एक सख्त से उसकी कवरिंग होती है। वो जो कवर होता है ना, उसको हम कहते हैं सीड कोट या टेस्टा। उसके 2 नाम हैं, या तो आप उसको सीड कोट कह दें या आप उसको टेस्टा कह दें। इसके अंदर जो नरम सा, अगर आप उसको मुश्किल से तोड़ लेना उस गुठली को, तो उसके अंदर से एक नरम सा पार्ट निकलता है जिसको हम कॉटिलेडन कहते हैं, और इसमें फूड स्टोर होता है। अब सीड के अंदर यहाँ पे एक बारीक सा सुराख होता है जो आपको नज़र भी नहीं आता, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। वो जो होल होता है ना, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। उस माइक्रोपाइल से क्या होता है, वाटर जो होता है वो सीड के अंदर अब्जॉर्ब होता है। जैसे कि अब देखिए ना, सीड भी तो एक न्यू बेबी है ना जो उसके अंदर मौजूद है, तो उसको भी तो खाना और पीना, उसके लिए भी तो खाना और पीना ज़रूरी है ना। तो इस माइक्रोपाइल के थ्रू उसके अंदर क्या जाएगा, वाटर, और इस कॉटिलेडन के थ्रू वो क्या खाएगा, खाना। इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, रेडिकल। एक रेडिकल होता है, एक उसके अंदर फ्लेम्यूल होता है। जो ये रेडिकल होता है, इसने बड़ा होकर बनना होता है रूट। फ्लेम्यूल ने बना होकर बनना होता है शूट। ठीक है, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात करी थी। अगर हम बात करते हैं सीड्स के बारे में, तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं सीड्स की। एक होते हैं मोनोकॉट्स और एक होते हैं डाइकॉट्स। मैंने आपको जो है स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि अगर आप चने के दाने को पकड़ें, चिकपी को, उसको दबाएं, उसकी हल्की सी पतली सी एक सरफेस होती है, वो फट जाती है और बीच में से 2 दाने निकलते हैं, जिसको हम चने की दाल बोलते हैं। तो अगर 2 दाने निकल रहे हैं एक सीड में से, तो उसको हम कहते हैं कि वो डाइकॉट है। और अगर सिंगल हो, जैसे कि मकई हो गई, मेज़, जैसे कि मैंगो हो गया, तो उसको हम कहते हैं ये मोनोकॉट है। सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोकॉट के बारे में। तो जो मोनोकॉट होता है उसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास मेज सीड। अब मेज सीड में 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो क्या होगा, उसकी आउटर कवरिंग होगी जिसको हम सीड कोट बोल रहे हैं। फिर उसके अंदर एक कॉटिलेडन होगा, इसके कॉटिलेडन में जो होता है फूड स्टोर होता है। तो जो इसका कॉटिलेडन होता है ना, ये अपने अंदर स्टोर फूड नहीं करता, डाइकॉट में अपने अंदर स्टोर फूड करता है। इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है जो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। तो हमने 3 बातें पढ़ी कि उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक हार्ड कोट होगा बाहर, एक हम मोनोकॉट की बात करें मेज सीड के, और वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव ना कर पाए, तो जो उसका कोट है ना टेस्टा, वो उसकी हेल्प करेगा। देन उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम रेडिकल बोल रहे हैं। उस रेडिकल ने जब उसको हम पानी देंगे, जब उसको हम जो है ज़मीन में दबा के पानी देंगे, उसको सनलाइट मिलेगी, तो क्या होगा, वो जो रेडिकल है वो ज़मीन के अंदर की तरफ जाएगा और उसको हम बोलेंगे ये उसकी रूट है। इसी तरह उस सीड के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा पिम्यूल। पिम्यूल क्या करता है, ये जब इसको आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ा होने लगता है तो ये ज़मीन से बाहर निकलता है। रूट चली गई है नीचे रेडिकल की तरफ और शूट आ गया बाहर की तरफ। अब 2 पार्ट्स हैं, रेडिकल डाउनवर्ड और पिम्यूल आउटवर्ड आता है। इस तरह कोटिलेडन है जो जिसके अंदर फूड तो स्टोर नहीं होता मोनोकॉट में, लेकिन उसके अंदर एंडोस्पर्म होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं कि जब तक वो सीड बड़ा ना हो जाए तो उसको खाना दिए। होगा क्या, आपने एक सीड लिया, उसको आपने ज़मीन में दबा दिया। जब आप उसको ज़मीन में दबाएंगे तो आप उसको रेगुलरली प्रॉपर 2 टाइम उसको पानी देंगे, उसको सनलाइट भी मिल रही होगी। जब ये सब कुछ हो रहा होगा ना, तो माइक्रोपाइल के थ्रू उसके अंदर पानी जा रहा होगा ज़रा ज़रा सा जितना उसको ज़रूरत है, और वो एंडोस्पर्म से अपना खाना खा रहा होगा। जैसे अंडे की जर्दी होती है, तो हम कहते हैं कि जो चूज़ा सारा खाना खाता है ना, वो इस जर्दी में से खाता है, सारी जो ताकत होती है वो जर्दी में होती है। इसी तरह इसकी सारी ताकत होगी एंडोस्पर्म में, खाना खाएगा वो एंडोस्पर्म से, और माइक्रोपाइल से कितने ज़रा ज़रा सा पानी जाता जाएगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका सीड कोट फट जाएगा एकदम से। जैसे ही सीड कोट फटेगा तो कुछ टाइम के बाद उसका रेडिकल जो अब रूट बनना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड, और उसका पिम्यूल जो शूट बनना शुरू कर देगा आउटवर्ड। तो ये हमारे पास हो गया जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड। जर्मिनेशन का मतलब होता है एक बीज था जो कि आहिस्ता आहिस्ता क्या बनेगा, एक बड़ा पौधा। वो बीज था,
उसका सीड कोट फटेगा, उसमें से क्या बनेगा, रूट एंड शूट। रूट एंड शूट बड़े होते होते एक पौधा बड़ा होता जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद उसके बाद फ्लावर्स लगना शुरू कर देंगे, या अगर फ्रूट लगने हैं तो फ्रूट लगना शुरू हो जाएंगे। सेम सारा प्रोसेस हमने करना है चिकपी के साथ। चिकपी में भी सब कुछ वही है, लेकिन इसमें ये होता है कि 2 कॉटिलेडन्स हैं तो खाना उनके अंदर स्टोर होता है। अब क्या होगा, चिकपी में 2 कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है, पहली बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात ये, इसमें भी वैसा ही सीड कोट है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन से। देन उसके अंदर भी माइक्रोपाइल होगा, छोटा सा सुराख जिससे पानी अंदर जा रहा है, और उसके अंदर एक एम्ब्रियो होगा, वही एम्ब्रियो जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ कि कॉटिलेडन है या एंडोस्पर्म है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, कॉटिलेडन के अंदर, और 2 कॉटिलेडन्स हैं। इसको भी हम जैसे हमने मेज सीड को ज़मीन में दबाया था वैसे दबाएंगे। सेम वही प्रोसेस जो हमारे पास मेज सीड में हुआ था यहाँ पे होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, सीड वाटर अब्जॉर्ब करेगा, वो अपने कॉटिलेडन से खाना खाएगा और वो एकदम से ब्रस्ट हो जाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। जैसे ही वो ब्रस्ट होगा तो उसके अंदर एक डाउनवर्ड पार्ट जाएगा, डाउनवर्ड मतलब ज़मीन की तरफ पार्ट जाएगा, जिसको हम नाम दे देंगे रूट का। एक पार्ट उसका अपवर्ड जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे शूट का, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो प्लांट है वो बड़ा होना शुरू कर देगा। वो टाइम जब वो सीड था तो वो अपना खाना खा रहा था कॉटिलेडन के अंदर, ठीक है। और क्या होगा, अब जैसे ही वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल आएगा और वो अपना खाना खुद बना लेगा। अब उसको कॉटिलेडन की ज़रूरत नहीं है तो वो ड्राई हो जाएगा और झड़ जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब प्लांट के पास अपने ब्रांचेस भी हैं, अपने लीव्स भी हैं, अपनी रूट भी है। रूट से वो पानी लेगा, जो सनलाइट लेगा हमारी सन से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर इनहेल करके खाना बनाएगा। पानी जो है वो रूट्स के थ्रू पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो फूड है वो अपना लीव्स में स्टोर करता है। तो देखें ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें सेम थी, सिर्फ कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म का फ़र्क था। जिसमें 1 कॉटिलेडन था तो उसमें खाना स्टोर नहीं हो रहा था, उसमें एंडोस्पर्म में हो रहा था जो उसके अंदर ही मौजूद है, और कॉटिलेडन में चिकपी में जो है वो सारा खाना कॉटिलेडन्स में जो है वो स्टोर हो रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं एक प्लांट के लिए। अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना हो तो आप एट द एंड बता सकते हैं मुझे कि एक प्लांट की जर्मिनेशन या एक सीड की जर्मिनेशन, उसके बड़े होने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। नंबर 1 पे उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या, हमारे पास प्लांट ने बड़ा होना है। सीड ने एंडोस्पर्म से पानी लिया, कॉटिलेडन से खाना लिया, एंडोस्पर्म से वो फट गया, बड़ा हो गया, रूट आ गई, शूट आ गई। अब उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी थी जो ये सब कुछ कर रही थी। सबसे ज़रूरी उसके लिए था हमारे पास वाटर। आपको पता है कि प्लांट्स वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक कि हम उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं देंगे। अगर आप 2-3 दिन तक अपने प्लांट को वाटर नहीं देते तो आपको मुरझाया हुआ लगना शुरू कर देता है, और अगर और दिन के लिए देते तो वो जल जाता है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सॉइल। ज़हरी बात है, ज़मीन ज़रखेज़ होनी चाहिए। आपको भी पता है कि अगर आप किसी भी जगह पे जो है वो सीड लगा दोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रो करे। सीड को भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो ग्रो नहीं कर पाता। अगर ज़मीन में वो सब चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो आपका सीड ग्रो नहीं करेगा। तो थर्ड कंडीशन थी, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप किसी प्लांट को रख देंगे तो वो जल जाते हैं। कुछ प्लांट्स तो सर्वाइव कर जाते हैं पर कुछ जल जाते हैं। तो कंडीशन भी ज़रूरी है, किसकी, टेम्परेचर की कंडीशन। यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है फॉर सीड्स वो है 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 10 डिग्री से नीचे होगा तो ठंड में भी वो जो पौधे हैं वो बनने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्लांट से डिफरेंट होते हैं शेप में, क्योंकि वो सर्वाइव कर पाते हैं बर्फ़ में, वो ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन आप हमारी जगह का कोई भी सनफ्लावर या जाके वहाँ पे रोज़ लगा दोगे तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 डिग्री से ऊपर ना हो, 10 डिग्री से कम ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा सीड ग्रो नहीं करेगा। एंड द लास्ट वन इज़ एयर। सीड में जितने भी काम हो रहे हैं वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कि वो बड़ा हो, नशोनुमा पाए, एक प्लांट बने, एक मे बी एक ट्री बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हम एयर दें, और एयर में से उसको क्या चाहिए, हाँ उसको चाहिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। हमने रिएक्शन पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर हम दे देंगे तो वो खाना बना सकता है, लेकिन उसमें शर्तें 2 थी कि उसमें क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, और दूसरी बात उसके अंदर सनलाइट होनी ज़रूरी है। सनलाइट नहीं होगी तब भी वो जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, और क्लोरोफिल होगी तब भी नहीं। तो मेन जो प्रोडक्ट था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हुई थी तो उसने शुरू किया था ना अपना खाना बनाना, और वो किस में है, एयर। तो हमें उसको एयर देनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि टेम्परेचर उसको ज़रूरी इसलिए भी है कि उसकी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो ये हमारा एंड हो गया सीड्स का टॉपिक। नंबर 1 टॉपिक था फ्लावर्स। हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे उसके अंदर एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, बहुत सारे प्लांट पार्ट्स हैं, ग्यानोईशियम है, एंजियोईशियम है,
फिर हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, देन हमने पढ़ा कि सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है, फिर हमने सीड्स के बारे में पढ़ा, उनके 3 ही पार्ट्स थे जिसको हम रिपीटेडली डिस्कस कर रहे थे पर इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था लेकिन ऑलमोस्ट तीनों टॉपिक्स वही थे। कॉटिलेडन्स का फ़र्क था, एंडोस्पर्म और का फ़र्क था, और ये हमारा टॉपिक हो गया। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आए हुए हों और इसको याद करने में आपके लिए आसानी हो। हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो 4 ही शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जर्मिनेशन का था और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन था फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आप नहीं समझा होगा तो आपके लिए वो याद करना आसान हो जाएगा। फिर कंडीशंस के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन था, फिर जर्मिनेशन के बारे में था, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए एक्सरसाइज याद करने भी ईजी हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ और उनका कैसे अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।